हेलो, हाँ जी, सभी को नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाओ भाई। आज 2-4 मिनट लेट जरूर हो गई है, बट कोई नहीं, थोड़ा सा हम आगे लंबा खींच लेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने जो बेलन है आपका, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, वो शुरू कर दिया था। एक क्लास उसकी हो गई थी, जिसके अंदर हमने परिभाषा देखी थी और हमने बेलन की समीकरण, जब आपके पास उसकी एक्स की समीकरण गिवन हो और आपके पास कोई गाइडिंग कर्व गिवन हो। दूसरा हमने देखा था कि अगर आपके पास उसकी एक्स है वो निर्देशीय अक्षों के समांतर है, तो उस केस में आपके पास जो बेलन की समीकरण आएगी वो क्या होगी। और सबसे लास्ट में हमने देखा था कि लंबवर्तीय शंकु यानी राइट सर्कुलर कोन की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन क्या होती है। तो वहां तक किसी साथी को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप बोल सकते हो। वेरी गुड मॉर्निंग मीनू शेखावत। ठीक है ना, तो चलें फिर आगे बढ़ें। अगर कोई समस्या नहीं है तो उससे रिलेटेड लगभग 10-12 क्वेश्चन भी कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन आज और कर लेंगे। तो सबसे पहले वापस शुरू करते हैं लंबवर्तीय शंकु की परिभाषा। तो क्या होती है लंबवर्तीय शंकु, नहीं लंबवर्तीय बेलन की परिभाषा। ये थोड़ा सा रहेगा, अभी आप थोड़ा सा समझ जाना है कि जो टॉपिक पढ़ते हैं वो दिमाग में थोड़ा सा चलता रहता है, तो आपको उस हिसाब से समझना है। ठीक है ना, हम बेलन पढ़ रहे हैं तो शंकु अगर निकल भी जाए मुंह से तो उसको बेलन ही समझना है। बेलन की परिभाषा, लंबवर्तीय बेलन की परिभाषा क्या होती है। उससे पहले मैं बेलन की परिभाषा की बात करूं तो बेलन की परिभाषा क्या होती है, एक ऐसी चर रेखा द्वारा जनित पृष्ठ जो जो एक दी गई निश्चित रेखा के समांतर हो तथा दिए गए वक्र को कट करती है या पृष्ठ को स्पर्श करती हो, बेलन की समीकरण कहलाती है। बट अगर आपसे पूछा जाए लंबवर्तीय शंकु की परिभाषा, लंबवर्तीय बेलन की परिभाषा, तो वो एक ऐसी चर रेखा द्वारा जनित पृष्ठ होता है जो एक निश्चित रेखा से अचर दूरी पर, समांतर भी होता है और अचर दूरी पर रहता है, और उस अचर दूरी पर रहता है। तो उस केस में जो आपके पास बेलन मिलेगा वो लंबवर्तीय बेलन कहलाएगा। यानी ये आपके पास कोई स्थिर रेखा है या आपके पास कोई स्थिर रेखा है, तो इससे समांतर और ए दूरी पर, समांतर होना चाहिए और ए दूरी पर कोई रेखा है, इसके द्वारा जनित पृष्ठ, ये रेखा इसके चारों में घूमेगी तो जो पृष्ठ मिलेगा वो हमारे पास क्या होगा, लंबवर्तीय बेलन होगा, लंबवर्तीय सिलेंडर होगा। और ये इसकी कहलाती है एक्सिस। जो स्थिर रेखा है वो आपके पास इस बेलन की एक्सिस कहलाती है, ये अचर दूरी है, ये त्रिज्या कहलाती है, और ये चर रेखा है, ये इस बेलन का जनक यानी कि जनरेटर कहलाता है। तो ये तो परिभाषा थी आसान सी। एक चर रेखा यानी जिसको हम जनक बोलते हैं द्वारा एक स्थिर रेखा जिसको हम एक्स बोलते हैं के समांतर तथा अचर दूरी जिसको हम ए या त्रिज्या बोलते हैं पर रहते हुए जनित पृष्ठ को लंबवर्तीय बेलन कहते हैं। तो यहाँ पर हमें गाइडिंग वक्र की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें एक्स की समीकरण पता होनी चाहिए और ये रेडियस पता होनी चाहिए, तो हम उस बेलन की समीकरण है वो निकाल सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो यही है कि उस लंबवर्तीय बेलन का समीकरण जिसकी एक्सिस आपके पास गिवन है तथा त्रिज्या आपके पास गिवन है। यानी उस बेलन की जो एक्सिस है वो x माइनस अल्फा अपोन एल बराबर y माइनस बीटा अपोन एम बराबर z माइनस गामा अपोन एन है। यानी अल्फा बीटा गामा से गुजरती है तथा एल एम एन उसके दिक् अनुपात और आर उसकी त्रिज्या है। तो आपके पास डायग्राम है वो किस प्रकार का बनेगा, देखो भाई, या आपके पास आपकी एक्सिस है या आपके पास आपकी, मैं यहां पर पहले बना देता हूं वो, या आपके पास आपका जनक हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा, या आपके पास एक्स है, या आपके पास अचर दूरी जिसको त्रिज्या इसने आर लिया है, और या आपके पास जनक है। तो जनक का हमें क्या निकालना है, बिंदु पथ निकालना है, वही आपके पास बेलन बनेगा जो लंबवर्तीय बेलन होगा। तो यहां से देखो हम क्या कर सकते हैं, ये रेखा है एक्सिस, ये इसके दिक् अनुपात एल एम एन है तथा ये किसी बिंदु अल्फा बीटा गामा से गुजरती है। ये हमें गिवन है, ये चीजें हमें गिवन है कि एल एम एन तो उसकी दिक् अनुपात है और अल्फा बीटा गामा से गुजरती है, ये आर इसकी रेडियस है। तो अगर मैं कोई बिंदु यहां पर मान लेता हूं
ये आपके पास कोई भी एक बिंदु मानते हैं हम P, जिसके कोऑर्डिनेट ये A मान लेते हैं और ये M मान लेते हैं। P आपके पास x1 या XYZ मान लेते हैं, XYZ मान लेते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। या फिर x1 y1 z मानो और बाद में इसको XYZ से रिप्लेस करो, क्योंकि जब हम बिंदु पथ निकालते हैं तो यही तो करते हैं ना, उसको बाद में हमें रिप्लेस कर देते हैं XYZ से। तो अब देखो इस बिंदु से हमने लंब डाल दिया यहाँ पर, जिसको नाम दे दिया M, और इस बिंदु को मैं मिला देता हूं यहाँ से, तो ये आपके पास PA हो गया। तो यहाँ पर आपके पास लंब डाला है तो ये आपके पास 90 डिग्री का कोण बन गया। ये आपके पास क्या है, AMP, ये त्रिभुज आपके पास समकोण त्रिभुज है। ये त्रिभुज आपके पास समकोण त्रिभुज है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, आर स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर, AP स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। समकोण त्रिभुज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये आपके पास P है, ये A है, ये AM है। AMP त्रिभुज में ये R है, तो हम सभी जानते हैं R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें देखना है भाई, R तो रेडियस है, R तो आपके पास त्रिज्या है जो हमें गिवन होगी। P बिंदु हमने माना है, A बिंदु आपके पास गिवन है, तो AP आपके पास क्या हो जाएगी, AP आपके पास इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी, A एवं P के बीच की दूरी, जो हम आसानी से निकाल सकते हैं, बीच की दूरी। यहां पर आप मुझे कोई AM बता सकते हो क्या? सॉरी भाई, आप में से मुझे बताओ AM है वो दूरी कैसे निकालेंगे, वो दूरी हमें कैसे निकालेंगे, बताओ भाई। अगर हमारे पास AM आ जाएगा तो मान रखना है, और हमारे पास उस बेलन की समीकरण आ जाएगी। तो आप मुझे ये बता दो कि आप AM है वो कैसे निकालोगे बाय डायग्राम। डायग्राम आपके सामने है, आपको तो AM निकालना है, वो कैसे निकालोगे थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दो। अक्सर नागर बोल रहे हैं AM PM का प्रक्षेप है, ठीक है ठीक है। दिव्यांश बोलो प्रक्षेप है, अक्सर बिल्कुल सही है। देखो क्या करेंगे, हमें AP का इस एक्सिस पर प्रक्षेप निकाल लेंगे। ये आपको अच्छे से सीखा हुआ है, ये कोई रेखाखंड है, ये कोई रेखाखंड है, तो अगर ये A है, ये B है, तो इसका इस पे प्रक्षेप निकालना है। इसका अगर मैं बोलूं इसको A वेक्टर है, इसको B वेक्टर, तो A वेक्टर का B वेक्टर प्रक्षेप कितना होता है? आप कहोगे सर जिसके ऊपर निकालना है उसको कैप पहनानी है। जिसके ऊपर प्रक्षेप निकालना है, A का B के ऊपर प्रक्षेप है तो B को कैप पहनानी है, यानी हमें निकालना है AP का प्रक्षेप किसके ऊपर, एक्सिस के ऊपर प्रक्षेप है। तो मैं लिख सकता हूं क्या यहां पर, पहले तो AM क्या है, AP का रेखाखंड AP का X पे प्रक्षेप, X पर प्रक्षेप है। तो यहां से अगर आप लिखना चाहो AP का मान है वो कितना आ जाएगा भाई, AP का मान आ जाएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये तो आपके पास आ गई है A और P बिंदुओं के बीच की दूरी, पॉइंट A एंड P के बीच की जो डिस्टेंस है आपके पास बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ये आ गई है। अब हमें निकालना प्रक्षेप, तो प्रक्षेप क्या हो जाएगा भी, यहाँ पर AP का x पे प्रक्षेप निकालना है। तो यहां से बताओ भाई आपके पास AB वेक्टर है वो x माइनस अल्फा, थोड़ा सा मैं यहां पर लिख देता हूं थोड़ा सा, और AP जो वेक्टर है आपके पास वो है x माइनस अल्फा, इस प्रकार लिख देता हूं। एक बार आप समझ जाना, आई जे कैप न लिख करके y माइनस बीटा z माइनस गामा, और जो इस लाइन के ऊपर इसको मैं D मान देता हूं, D आपके पास आ जाएगा LMN। हमें नाम देना है एक बार, तो इसको D वेक्टर दे दिया। AP का D वेक्टर प्रक्षेप कितना हो जाएगा भी, तो
तो ए एम का मान कितना आ जाएगा आपके पास, ये एल इंटू एक्स माइनस अल्फा, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, दिस इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ बी। तो यहां पर एल एक्स माइनस अल्फा प्लस एम वाई माइनस बीटा प्लस एन जेड माइनस गामा अपॉन में आपके पास कितना आ जाएगा भाई, अपॉन में किसके ऊपर, डी का मॉडुलस आएगा, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब आप जल्दी से या गलती से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को 1 नहीं करना है, क्योंकि ये दिक अनुपात हैं, दिक कोजा नहीं है। तो ए एम का मान आ गया हमारे पास, ए पी का मान हमारे पास आ गया, आर हमें गिवन है। तो यहां से जो आपके पास लंबवर्तीय बेलन की समीकरण क्या हो जाएगी भाई, लंबवर्तीय बेलन की समीकरण आर स्क्वायर बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर। माइनस का साइन आएगा यहां पर, ध्यान रखना भाई, माइनस का एल एक्स माइनस अल्फा प्लस एम वाई माइनस बीटा प्लस एन जेड माइनस गामा अपॉन में आपके पास आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये आपके पास उस लंबवर्तीय बेलन की समीकरण आ गई। रटना कुछ भी नहीं है, आपको जब भी लंबवर्तीय बेलन का समीकरण पूछे तो रफली ये डायग्राम बनाना है, जहां पर आपको दिक कोजा दिक अनुपात लिखने हैं, बिंदु जो भी गिवन है उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, जो मानना वो एक्स वाई जेड और ये रेडियस लिखनी है। तो यहाँ से त्रिभुज देख करके आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये रेडियस है, ये दो बिंदुओं बीच की दूरी है, और ए एम है वो रेखाखंड एपी का एक्सिस पे क्या है, प्रक्षेप है, प्रोजेक्शन है। तो ये डायग्राम देख के समझ में आ गया, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और इसके मान रखने हैं, तो आपके पास उस लंबवर्तीय शंकु की जो समीकरण है वो मिल जाएगी। बताओ भाई कोई समस्या यहां तक? ये आपके पास उस लंबवर्तीय शंकु की समीकरण है वो आ जाएगी, याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्या बोला है, यदि बेलन की एक्स है वो जेड एक्सिस हो जाए, बेलन की एक्सिस है वो जेड एक्सिस हो जाए, यानी आपके पास बेलन है वो इस प्रकार का हो जाए, या आपके पास जेड एक्सिस है, तो जो बेलन की समीकरण है वो आपके पास ऐसी हो जाएगी। और ऐसी हो जाएगी तो उस केस में जो रेखा एक्सिस की समीकरण क्या हो जाएगी भी, एक्स की समीकरण, एक्स की समीकरण है यानी एक्स अपॉन में 0, वाई अपॉन में 0 और जेड अपॉन में 1 हो जाएगी। त्रिज्या वही रखते हैं भाई, त्रिज्या आपके पास वही है, त्रिज्या आपके पास आर ही है, सिर्फ एक्सिस है उसको चेंज किया है, त्रिज्या में कोई भी चेंज नहीं किया है। तो हमारे पास अल्फा बीटा गामा का मान 0 0 आ गया, एल एम का मान 0 0 1 आ गया है, आर रेडियस है। तो वापस क्या बताया था मैंने, वही त्रिभुज आपको बनाना है। यहाँ पर आप ये आपके पास वो बिंदु है, तो ये रेखा ऐसे जा रही है, तो ये वाला त्रिभुज हम बना सकते हैं। ये एक्स वाई जेड है, ये 0 0 0 है और ये एम डाला है, तो आपके पास आर स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा भाई, इन बिंदुओं के बीच की दूरी में लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर, हाँ ये आपके पास सिर्फ, हाँ ठीक है ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं की है, मुझे लगा सिर्फ अंडर रूट वाला कुछ समस्या लिख दी। तो ये आर स्क्वायर आ गया आपके पास, ये बिंदु 0 0 0 है, ये एक्स वाई जेड है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, माइनस इस रेखा के दिग अनुपात 0 0 1 है, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1, और 1 के साथ हमें क्या लिखना था, x माइनस गामा यानी x माइनस 0, तो ये आपके पास x आ गया है, और नीचे आपके पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का अंडर रूट। कुछ न कुछ गड़बड़ शायद मुझे ऐसे लग रहा है, हाँ गड़बड़ हुई है। देखो इसका अंडर स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर करना है भाई, लास्ट स्लाइड में स्क्वायर लगेगा सर, बिल्कुल दिव्यांश करके बोले स्क्वायर लगेगा, मैंने देखा नहीं था फिर, बट भी मुझे फिर भी लग रहा था कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, इसका स्क्वायर करना है भाई,
ये AM आया है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है ना। अब तो मैंने इसको चेक भी कर लिया है और कमेंट भी आ गया था, तो यानी इसका स्क्वायर आएगा भाई, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो AM का मान था, हमें AM स्क्वायर लिखना है, तो आपके पास AM स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमें मान रखा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, ये 1 लिख दूं आप कहो तो, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस का यहाँ पर भी जेड आएगा भाई, ये मिस्टेक कैसे हो रही है आज, ये आपके पास जेड आएगा, क्योंकि 0x माइनस 0 प्लस 0y माइनस 0 प्लस 0z माइनस 0, तो ये z आएगा, तो माइनस का z स्क्वायर और z से z कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गई है उस बेलन की समीकरण जिसकी जो एक्सिस है वो z एक्सिस है, यानी z एक्सिस है तो उसमें z का टर्म नहीं आएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए ऐसी बेलन लंबवर्तीय बेलन की समीकरण जिसकी त्रिज्या तो r है लेकिन एक्सिस है वो x एक्सिस है, तो x नहीं आएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर r स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए उस लंबवर्तीय बेलन की समीकरण जिसकी एक्सिस y एक्सिस हो, तो x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर r आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां से हमें देख भी सकते हैं उस बेलन की समीकरण जिसकी x है, उस यदि बेलन की x एक्सिस हो तो बेलन की समीकरण x नहीं आएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा। यदि बेलन की समीकरण आपके पास y एक्सिस हो तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और यदि बेलन की समीकरण जेड एक्स हो तो उस बेलन का समीकरण है वो लंबवर्तीय बेलन का। यहाँ पर ध्यान रखना भी लंबवर्तीय बेलन है सभी में, यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हो, तो लंबवर्तीय बेलन का समीकरण, तीनों में आप यहाँ पर करेक्शन कर लेना भाई, लंबवर्तीय बेलन कर सकते हो। और हमने पहले भी देखा था अगर हमें निर्देशीय अक्षें गिवन है या उसके समांतर आपके पास जनरेटर लाइन है, तो उस केस में अगर z अक्ष के समांतर है तो z की टर्म नहीं आएगी, x अक्ष के समांतर है तो x की टर्म नहीं आएगी, और y अक्ष के समांतर है तो y की टर्म नहीं आएगी, उसको हटाना था, रिमूव करना था। और यहाँ पर भी वही हो रहा है, अगर एक्सिस आपके पास x एक्सिस है यानी जनरेटर है वो x अक्ष के समांतर है तो x वाला पद नहीं आएगा, जनरेटर y अक्ष के समांतर है तो y वाला टर्म नहीं आएगा, और जनरेटर अगर आपके पास z अक्ष के समांतर है तो z वाले टर्म है वो नहीं आएगी, ठीक है ना। तो लंबवर्तीय जो आपके पास बेलन हो या नॉर्मल बेलन हो, तो उस केस में ध्यान रखना है आपके पास ये वाली चीज का कि लंबवर्तीय बेलन का समीकरण निकालना है, तो जो x के समांतर आपके पास जनरेटर है वो आपके पास पद नहीं आएगा, बाकी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर देख करके क्या समझना है, अगर ये बेलन की समीकरण है तो एक ऐसे बेलन लंबवर्तीय बेलन की समीकरण है जिसकी एक्सिस है वो जेड एक्सिस है, जिसकी एक्सिस क्या है आपके पास जेड एक्सिस है, ठीक है ना। तो ये आपके पास थी अक्षों के अगर अक्षें निर्देशीय अक्षें अगर आपके पास क्या बन जाए, उस लंबवर्तीय बेलन की अक्षें बन जाए, या मैं बोलूं जो आपके पास जनरेटर लाइन है वो निर्देशीय अक्षों के समांतर हो, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है और डायरेक्ट याद रखना है, यहां से डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर में, द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, लंबवर्तीय शंकु हुज एक्सिस इज एक्स एक्सिस, जिसकी एक्स एक्सिस है और रेडियस आर है, तो एक्स नहीं आएगा, एक्स नहीं आएगा तो आपके पास इनमें एक्स आ रहा तीनों में, तो तीनों डिस्कार्ड हो गए, आपके पास फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्ट बिना डिस्कार्ड किए भी कर सकते हो भाई, बिल्कुल सही है। सुषमा, मीनू शेखावत, कृष्णा शर्मा, अक्षय नागर, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे ही क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, द इक्वेशन ऑफ सर्कुलर सिलेंडर whose generating line have the direction cosine LMN, LMN उसकी डायरेक्शन कोसाइन है, which passes through the circle, इस सर्कल से वो पास हो रहा है, lying in z x plane, क्या बोला है, z इस सर्कल से पास हो रहा है, और आपके पास कौन सा है लंबवर्तीय शंकु है यानी वर्त है, तो इस टाइप का शंकु होगा,
तो इसकी कोई एक एक्सिस होगी जिसकी दिक अनुपात LMN है, डायरेक्शन कोसाइन DC है, इसकी LMN है, और कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, ZX प्लेन में लाई कर रहा है। ZX का मतलब क्या होता है, y बराबर 0। ZX प्लेन में क्या होता है, y बराबर 0 हो जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास देखो भाई x y z, ZX प्लेन का मतलब क्या है, y एक्सिस है इसकी, वो क्या हो जाएगी, y एक्सिस है वो इसकी एक्सिस हो जाएगी, y एक्सिस की एक्सिस हो जाएगी। ठीक है ना, जो आपके पास सर्कल है वो एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है, यानी वाई एक्स है वो इसकी एक्सिस हो जाएगी। तो ये आपको देखना है। तो यहां से देखो भाई कैसे करेंगे बताओ, बोलो बोलो भाई कैसे करेंगे। यहां पर आप एक चीज और भी देख सकते हो, इसको आप ऑप्शन भी बता दिया भाई, फोर्थ ऑप्शन भी आ गया है। तो अच्छी बात है। कैसे करा बताओ भाई, आपने कैसे किया इसको। एक देखो मेथड, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो भाई वर्तीय बेलन ठीक है आपके पास, जनक रेखाओं की दिक्कोजाएं दे रखे हैं, जनक रेखाओं की दिक्कोजा वो LMN है, जनरेटर की दिक्कोजाएं, और वर्त जो तल में ये रहता है। तो यहाँ पर आप एक तो क्या कर सकते हो, जो सबसे शुरुआत में हमने देखा था, तो यहाँ पर आपके पास ये एक स्फीयर है और ये एक प्लेन है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और ये वाई बराबर 0 है, ये y बराबर 0 है। और यहाँ पर हमारे पास LMN क्या है, उस जनरेटर लाइन के दिक अनुपात हैं। तो यहाँ पर हमें क्या शॉर्टकट मेथड समझा था हमने, यहाँ पर आएगा x y z और ये आएगा LMN। हमें रखना इसके अंदर है y बराबर 0 है तो y सभी में आएगा, x वाले में z नहीं आएगा तो mx माइनस एल वाई का होल स्क्वायर प्लस इसमें आपके पास x नहीं आएगा, एन वाई माइनस एम जेड करो, या एन वाई माइनस एम जेड, क्योंकि स्क्वायर के अंदर कोई नहीं फर्क पड़ना है, और y 0 है तो एम स्क्वायर आ जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमें बस इतना सा थोड़ा सा ध्यान लगाना था यहाँ पर, बट एम स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर कैसे होगा भाई यहाँ पर, अच्छा आपके पास ए स्क्वायर है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, ये ए स्क्वायर भी आएगा, सही बात है, क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ हमें क्या आएगा, एम स्क्वायर आएगा, ये एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर भी होगा, बिल्कुल सही है। अभी दिव्यांशी वेरी गुड बेटा, बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हो। ये होती है एक अच्छी मेहनत कि क्वेश्चन में क्या मिस प्रिंट हुआ है वो भी आप अगर देख पाते हो, इसका मतलब वाकई आप अच्छी मेहनत कर रहे हो। शानदार, ऐसे ही करते रहना है, ऐसे ही लगा रहना है तो आपकी अच्छी बढ़िया रैंक भी ला सकते हो। सचेत होकर के पढ़ना है, सजग रहना है, क्या गलत लिखा हुआ। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंट था, तो हमें शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। देखो भाई ये सर्कल है जो एक्स वाई तल में है, तो हम जानते हैं ये स्फीयर और एक समतल, एक स्फीयर है और एक समतल है, ये एक वर्त को निरूपित करता है। तो हमने देखा ये हमें जनरेटर की दिक कोजाएं पता थी, दिक अनुपात पता था LMN, तो शॉर्टकट मेथड से हम डायरेक्ट इसको फोर्थ ऑप्शन कर सकते हैं। तो बस ये देखना है तो हमारा क्वेश्चन है वो आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज एक्सिस एंड रेडियस, एक्स दे रखी और रेडियस दे रखी है, तो हमें क्या करना है, उस बेलन की समीकरण निकालने है, कैलकुलेशन ही है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर आपके पास बिंदु है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो आर स्क्वायर बराबर, डायरेक्ट मैं लिखा देता हूं ए पी स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। जो बिंदु ए है वो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 0, क्योंकि x माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा होता है, तो अल्फा बीटा गामा का मान आपके पास 0 0 है, तो ए पी का मान आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एम, दिक अनुपात 2 3 6 है आपके पास, तो मैं लिख सकता हूं क्या 2x प्लस 3y प्लस 6z अपॉन में आपके पास
4 प्लस 9 प्लस 36 के अंडर रूट का होल स्क्वायर। आर का मान आपके पास कितना दे रखा, 5, 5 का स्क्वायर 25। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ये आपके पास 7 आ जाएगा। इधर उधर ले जाकर बिल्कुल कैलकुलेशन ही करनी है, आपका आंसर है वो आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है। राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है तो हमें डायग्राम बनाया, आप चाहो तो बना सकते हो। वैसे मेरे माइंड में बना हुआ था तो मैंने अभी तो मैंने इसको बनाया नहीं भाई, थोड़ा सा सुंदर लगना चाहिए डायग्राम भैया, इससे कैसे डायग्राम बन रहा है। तो यह आपके पास बिंदु ए है जिसका मान 0 0 0 है, यह आपके पास P है जिसका मान x y z है, और ये आपके पास M है। और इस रेखा के दिक कोजा या दिक अनुपात आपके पास कितने दे रखे, 2 3, इसके मान दे रखे 2 3 और 6। तो भाई त्रिभुज से डायग्राम बनाया और इसको सिंपलीफाई करनी है कैलकुलेशन सोल्व करके। कृष्णा शर्मा बता रहे सर ऑप्शन सेकंड आएगा भाई, बाकी लोग भी एक बार वेरीफाई कर दो कि ऑप्शन सेकंड आएगा कि नहीं आएगा। कृष्णा शर्मा बता रही है, ऐसा मैंने नहीं बताया है, ये आपको सोल्व ही करना पड़ेगा, अल्टरनेट दूसरा इसका कुछ भी नहीं है भाई। या तो पहला चौथा होगा या दूसरा तीसरा होगा, तो आप एक बार वापस चेक कर लेना भाई, कैलकुलेशन ही करनी है। क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक या तो 40 होगा या 45 होगा, तो एक तो आप डायरेक्ट डिस्कार्ड कर सकते हो थोड़ा सा कैलकुलेशन करते ही। यहां से आप देखोगे तो ये 7 आ गया है, उधर 7 आ जाएगा, ये 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 45 आएगा। देखो आप देख सकते हो यहाँ पर 7 आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 आएगा, और 7 को स्क्वायर 49 हो गया, मैं इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 49 एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर माइनस का 4 एक्स स्क्वायर तो 45। तो ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं, ये 45 40 40 13 13 ये तो सेम है। अब हमें देखना है एक्स वाई का गुणांक, तो एक्स वाई का गुणांक यहाँ से देख सकते हो भैया आप, 3 दूनी 6 दूनी 12, किसका आएगा, माइनस का 12 आएगा। तो माइनस का 12 सेकंड ऑप्शन में आ रहा है, तो सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है भाई। पूरा कैलकुलेशन सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में करोगे तो आपको देखना भाई 40 45 में 40 तो डॉट डिस्कार्ड किए, ये तीनों तो सेम है। अब हमें एक्स वाई का गुणांक देखना है, एक में प्लस एक में माइनस, तो यहां से देखा तो यहाँ पर माइनस वाला आ रहा है, तो ऑप्शन सेकंड है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमें ऑप्शन डिस्कार्ड करते रहना है, और जो बच गया वो हमारा उत्तर यानी कि आंसर हो जाएगा। द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 2, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, त्रिज्या 2 है, हुज एक्सिस पास हो रही है 1 2 3 से, हैज डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू 2 माइनस 3 6, यानी कि डी आर है वो आपके पास 2 3 6, सब कुछ आपके पास गिवन है। आप चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, या आपके पास अल्फा बीटा गामा का मान आपके पास कितना दे रखा है भाई, अल्फा बीटा गामा 1 2 3, ये आपके पास इसकी डायरेक्शन जो रेशियो है 2 माइनस 3 6, रेडियस आपके पास 2, करना क्या है, रेडियस का स्क्वायर यानी कि 4 बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस एक ये आपके पास है x माइनस 1 का 2 टाइम x माइनस 1 माइनस 3 टाइम एक्स वाई माइनस 2 प्लस 6 टाइम z माइनस 3 अपॉन में आपके पास 4 प्लस 9 प्लस 36 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये वापस आपके पास कितना आ गया, 7 आ गया है, और जो ऑप्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग हम आसानी से इसको सिंप्लीफाई करके लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये अभ्यास है भी क्या गिवन है और क्या अप्लाई करना है और कैसे, अगर ऑप्शन होते हैं तो ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, पूरी कैलकुलेशन आपको करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। बताओ भाई यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो। चलो तो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर छोटी सी चीज आपके माइंड में क्लिक हो गई है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। ये क्वेश्चन इस बार ही पूछा गया है, या तो असिस्टेंट प्रोफेसर में या फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में से।
लंबवर्तीय बेलन जिसका निर्देशी वक्र आपको गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 4, यानी कि गोला है और साथ में एक प्लेन यानी कि वर्त है। गोला और प्लेन एक साथ किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वर्त को रिप्रेजेंट करते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 ये प्लेन है कि x की समीकरण बतानी है भाई। क्या बताना है आपको? ये गोला और ये एक आपके पास क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। तो आपको जो लंबवर्तीय बेलन है, हम जानते हैं लंबवर्तीय बेलन का जो हमेशा समतल से कट करते हैं तो एक जो वर्त ही बनता है। तो उस लंबवर्तीय बेलन की एक्सिस की समीकरण बतानी है। एक्स की समीकरण क्या होगी? एक्स की समीकरण आपके पास एक रेखा होगी, वो एक्स अपॉन में वाई अपॉन में जेड अपॉन में इस टाइप की होगी। तो जल्दी से बता दो भाई, ये एक्स से नागर फर्स्ट वाले का पीछे वाले का बता रहे हो क्या? अभी वाले का बताया फोर्थ ऑप्शन 8 अभी बताया है। पूनम शर्मा, अक्षय नागर, मीनू शेखावत, कृष्णा शर्मा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा भाई। बहुत फास्ट बताया, बहुत ही अच्छी बात है भाई। ऐसी तैयारी अगर आपकी है तो नो डाउट आपका सिलेक्शन है वो पक्का। अगर आपकी तैयारी इस कदर हो गई है कि देखते ही आपके दिमाग में क्लिक हो रहा है कि हमें क्या पूछा गया और क्या करना है, तो आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता है। और वो कब होगा? जब आप आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉपी पेन की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। बिल्कुल काव्य गढ़वाल फोर्थ ऑप्शन। अगर ऐसा हो रहा है तो ये मानकर चलो कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। देखो भाई क्या पूछा है, ये गोला है आपके पास ये आपके पास समतल है, तो ये आपके पास लंबवर्तीय जो बनेगा शंकु इस प्रकार का होगा। ये गाइडिंग करो है और हम जानते हैं कि इस गाइडिंग करो और गाइडिंग करो है वो क्या होगा? अगर इस ये गोला है, उस गोले को जो समतल काटता तभी तो गाइडिंग करो बनता है। तो इस समतल का जो अभिलंब होगा, इस समतल का जो अभिलंब होगा उसी दिशा में आपके पास क्या होगी? उसकी एक्सिस होगी। और समतल का अभिलंब आप देख रहे हो कितना है? 1 1 1, यानी समतल का अभिलंब के जो दिग अनुपात है वो 1 1 1 है। तो यानी एक्सिस के जो आपके पास होंगे वो 1 के क्या होंगे? 1 के क्या बोलते हैं उसको? समानुपाती होंगे। 1 के समानुपाती यानी एम एम टाइप के होंगे। सारे के सारे क्या होंगे? सेम होंगे, इसके समानुपाती ही होंगे। तो यहाँ पर देखो 1/2 1/2 इसको लिख सकता हूँ ना मैं 1/2 वाई अपॉन में 1/2 जेड अपॉन में 1/2 और एक्स अपॉन में 1 सिमेट्रिक फॉर्म में लिखूंगा। तो ये तीनों अलग अलग है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसी में सिर्फ क्या है? तीनों सेम है, एक्स अपॉन 1/2 वाई अपॉन 1/2 और जेड अपॉन में 1/2। तो सिर्फ आपको ये कुछ भी नहीं निकालना चाहिए था, आपको तो दिमाग में ये आना चाहिए कि समतल है उसका अभिलंब और जो एक्सिस है उनकी डायरेक्शन सेम होंगी, यानी उसके डायरेक्शन कोसाइन है वो दूसरे के समानुपाती होंगे। दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो उनके जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या होते हैं? समांतर होते हैं, ये हमने पढ़ा था। और अगर वो लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा। तो आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन है फोर्थ ऑप्शन लगा सकते हो और ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपके कंसेप्ट है वो काफी अच्छे से क्लियर हैं। चलो तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। उस लंबवर्तीय बेलन का समीकरण जिसका निर्देशी वक्र ये है। द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज गाइडिंग करो इज दिस। यहां पर देखो भाई ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पर देखो गाइडिंग करो दे दिया, लंबवर्तीय शंकु दे दिया। यहां पर हमें गाइडिंग करो देता और किसी रेखा के अगर दिक अनुपात दे देता तो हम क्या कर सकते थे? जो फर्स्ट शॉर्टकट मेथड लगा सकते थे। बट यहाँ पर शॉर्टकट मेथड भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक्स वाई जेड बराबर 3 है। वो कब लगता? जब एक्स बराबर कोई कांस्टेंट हो, वाई बराबर कांस्टेंट हो या जेड बराबर कांस्टेंट हो। चलो कोई बात नहीं, ये गाइडिंग करो दे देता और साथ में हमारे पास अगर ये दे देता कि ये किसी निर्देशी अक्षों के समांतर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, तो भी हम कर सकते थे। अगर जेड एक्स के समांतर होता तो यहाँ से हम जेड को एलिमिनेट करते, अगर एक्स एक्स के समांतर होता तो हम एक्स को एलिमिनेट करते, और अगर वाई एक्स के समांतर होता तो हम वाई एक्स को एलिमिनेट कर देते। तो यानी वो भी नहीं है। तो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा उन सबसे अलग टाइप का है, तो इस क्वेश्चन को एक बार हमें देख लेना।
अगर हम ये अंतर कर पाते हैं कि ये कौन से तरीके से करना है, क्वेश्चन देख के आपको ये पता चल जाता है भी ये उस मेथड से होगा या उस मेथड से होगा, तो भी मानकर चलो कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बट यहाँ पर हमने देखा कि ये दोनों तरीके से नहीं हो सकता है, तो इसको हमें इन जनरल मेथड से करना पड़ेगा। जनरल मेथड से आपको इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा और कोई दूसरा चारा नहीं है। तो जनरल मेथड क्या होता है, हमें क्या चाहिए, मान लेते हैं जो चर रेखा है उसकी समीकरण हमें माननी है भाई, चर रेखा है उसकी समीकरण हमें मान लेनी है। एक बात हमें समझ में आ गई कि लंबवर्तीय बेलन है, तो लंबवर्तीय बेलन है तो हमें ये पता है कि जो समतल के अभिलंब हैं, क्या क्या है आपके पास समतल के अभिलंब, यहाँ से अभिलंब के दिग अनुपात 1 - 1 और 1, तो यही अभिलंब आपके पास जो ये दिग अनुपात है वो एक्सिस के होंगे। एक्सिस के दिग अनुपात हमें पता चल गया है, एक्सिस के दिग अनुपात हमें पता चल गया है, एक्सिस नहीं उस जनरेटर के दिग अनुपात तो हमें पता चल गया। बट हमारे पास अगर x बराबर 0, y बराबर 0 या z बराबर 0 या कुछ कांस्टेंट होता तो हम शॉर्टकट से कर सकते थे, बट अब हम शॉर्टकट से नहीं करेंगे। तो माना आपके पास 1 - 1, माना जनक रेखा का समीकरण, तो जनक रेखा का समीकरण आपके पास मान लेते हैं, जनक रेखा किसी बिंदु x1 y1 z1 से गुजरती है, तो x - x1 अपॉन में 1, y - y1 अपॉन में -1 और z - z1 अपॉन में 1, क्योंकि एक्सिस की समीकरण है, जो एक्सिस है सॉरी एक्सिस के दिग अनुपात 1 - 1 है, तो जनरेटर रेखा इसके हमेशा समांतर होती है, तो उसके भी जो आपके पास दिग अनुपात आएंगे 1 - 1 और 1 आएंगे। निर्देशी वक्र आपके पास x² + y² + z² बराबर 9 है, तो निर्देशी वक्र आपके पास x² + y² + z² बराबर 9 और साथ में है x - y + z बराबर 3। ये आप दोनों मिलकर एक वर्त को बनाते हैं और वर्त ही होगा लंबवर्तीय शंकु में। तो मान लेते हैं इस पर कोई बिंदु आपके पास आ रहा है, ये जनरल मेथड है, थोड़ा सा समझ लो, इसमें आपकी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसको हमको जनरल मेथड से ही करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इस रेखा पर कोई बिंदु आपके पास R है, तो इस जो व्यापक बिंदु के निर्देशांक हैं वो कितने हो जाएंगे भी बताओ, x1 + r, y1 - r और z1 + दिव्यांश बोल रहे हैं लाइन परपेंडिकुलर तो है गिवन प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ स्फीयर विल बी जनरेटर लाइन ऑफ ए सिलेंडर। जनरेटर लाइन तो हमें विल बी द जनरेटर लाइन ऑफ द सिलेंडर, सेंटर ऑफ स्फीयर नहीं, लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ स्फीयर विल बी जनरेटर लाइन ऑफ, जनरेटर नहीं होगा बेटा, वो आपके पास एक्सिस होगी सिलेंडर की, जो आप बता रहे हो। क्या बोले हैं दिव्यांश ग्रगे कि सर जो समतल है और जो आपके पास जो ये बनेगा क्या बोलते वर्त बनेगा, तो वर्त के केंद्र से गुजरने वाली, वर्त के केंद्र से गुजरने वाली और जो प्लेन के जो लंबवत अभिलंब के दिशा में ये आपके पास एक्स बनेगी बेटा, जनरेटर नहीं बनेगा, ये एक्स होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस सर एक्सिस, हाँ ठीक है, दिव्यांश ने करेक्ट कर लिया है कि वो एक्सिस बनेगी। तो हमें तो एक्सिस के क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दिग अनुपात चाहिए, और हम जानते हैं जो जनरेटर लाइन होगी, जो जनरेटर लाइन होगी वो आपके पास क्या होगा, वो इसके समांतर होगी, तो उसके भी जो दिग अनुपात हैं वो 1 - 1 और 1 है। बिल्कुल सही है बेटा, बहुत ही सही है। दिव्यांश बोल रहे हैं कि सर उसके हमें दिग अनुपात पता चल जाएंगे जनरेटर के, क्योंकि x के समांतर होगी, तो इसके 1 - 1 1 है, तो इसके भी 1 - 1 और 1 हो गए हैं, तो यहां तक कोई समस्या नहीं। अब देखो हम क्या करेंगे, इस रेखा पर कोई हमने एक बिंदु ले लिया अपनी मर्जी से x1 y1 z1 और इस रेखा की समीकरण लिख दी है। अब इस रेखा पर कोई एक व्यापक बिंदु मानते हैं, निकालते हैं, और वो इस जो गाइडिंग वक्र है इनको कट करेगा या टच करेगा, यानी वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जो जनरल पॉइंट है वो इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, क्योंकि ये जो आपके पास जनरेटर है
वो इस गाइडिंग कर्व को स्पर्श कर रहा है या कट कर रहा है, तो इसको संतुष्ट करेगा। जो ये बिंदु है यह निर्देशक वक्र को संतुष्ट करेगा, निर्देशक वक्र को संतुष्ट करेगा। वो संतुष्ट करेगा तो हमें क्या करना है, ये मान रखना है यहाँ पर x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 नहीं सॉरी ये r है भाई, x1 प्लस r का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस r का होल स्क्वायर माइनस, अभी ये प्लस नहीं है, प्लस z की जगह z1 प्लस r का होल स्क्वायर बराबर 9 एंड समीकरण नंबर इसको 1 दे देता हूं और साथ में x1 प्लस r माइनस y1 माइनस r प्लस z1 प्लस r का होल स्क्वायर बराबर 3, समीकरण नंबर 2। ये स्क्वायर नहीं आएगा, यहां पर सिंपल x y z है। क्या किया हमने, एक बार देखो वापस से, जो जनरल बिंदु है वो इस निर्देशी वक्र को संतुष्ट करेगा, तो x y z का मान उठा करके एक बार तो इसमें रख दिया है जो गोले की समीकरण है, एक बार इस समतल के समीकरण में रख दिया। अब हमें क्या करना है, 1 और 2 से r को एलिमिनेट करना है। बस जैसे ही r को एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, गोले की समीकरण आ जाएगी। यही काम हम जनरल में करते थे। तो यहां पर देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, यहां से आपके पास प्लस 2x1r, यहां से आपके पास माइनस 2y1r, यहां से आपके पास प्लस 2z1r और यहां से आपके पास 1 2 3 r स्क्वायर आ जाएंगे बराबर 9। और यहां से आप देखोगे x1 प्लस y1 नहीं माइनस का y1, x1 माइनस y1 प्लस z1 और ये आपके पास प्लस का r हो जाएगा, ये प्लस 3r हो गए हैं और ये आपके पास 3 आ गया। अब चाहो तो यहां से भी r कॉमन ले सकते हो, 2r कॉमन ले सकते हो, x1 माइनस y1 प्लस z1 आपके पास आ जाएगा इंटू आर प्लस 3r स्क्वायर बराबर 9 और यहां से r का मान आप निकाल सकते हो 3 माइनस x1 प्लस y1 माइनस z1 अपॉन 3। r का मान यहां से उठा करके हमें यहां पर रखना है और जैसे ही r को एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आ जाएगी। तो ये कैलकुलेशन वाला काम है वो आपको करना है। कंसेप्ट बता दिए, एक बार वापस देख लो वापस समझो भी सभी, एक बार सामने कैलकुलेशन छोड़ करके देखो हमें क्या गिवन है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन गिवन है जिसका गाइडिंग करो आपके पास ये गिवन है, एक समतल है और एक स्फीयर है, यानी दोनों एक साथ एक वर्त है और वर्त ही बनेगा हम जानते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है उस लंबवर्तीय बेलन की समीकरण। तो अगर हमारे पास एक्सिस निर्देशीय अक्षों के समांतर होते तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे, बट यहाँ पर वो नहीं है, तो हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हमें निर्देश जो जनरेटर है इसकी समीकरण लिखनी पड़ेगी। तो हमें एक पॉइंट चाहिए और एक डायरेक्शन चाहिए और ये रेखा एक्सिस की क्या होती है, समांतर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एक्सिस की दिक अनुपात 1 माइनस 1 और 1, वही दिक अनुपात जनरेटर लाइन के हो जाएंगे। कोई बिंदु x1 y1 z1 इस पर मान लिए हैं, फिर हमें क्या करना है, जैसे x1 y1 z1 इस पे माना है तो आपके पास इस रेखा की समीकरण आ गई है। फिर हमने यहां से क्या किया, इस रेखा पर कोई एक जनरल पॉइंट माना, उसको हमने रखा यहाँ पर और संतुष्ट करवाया है। लास्ट में r का मान उठा करके r एलिमिनेट करना है और उसके बाद x1 y1 z1 को रिप्लेस करना है x y z से। क्या करना है, x1 y1 z1 को रिप्लेस कर देना है x y z से, तो आपके पास उसे लंबवर्तीय बेलन की जो समीकरण है वो आ जाएगी। ये आपको करना होमवर्क है भाई। और इसके बाद सेम एक ऐसा क्वेश्चन और डाल रखा है प्रैक्टिस के लिए, ये वाला क्वेश्चन देखो, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज गाइडिंग कर्व इज, ये सेम है, ये आपके पास प्लेन और आपके पास गोले की समीकरण गिवन है, तो आपको वो निकालनी है भाई। ठीक है ना, तो ये आपको करना है एक आपको होमवर्क के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए।
तो 2 क्वेश्चन इस मेथड पे एक बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा अगर लेंथी क्वेश्चन बनाना है तो वो यहाँ से बना सकता है। बाकी तो हम देख रहे हैं डायरेक्ट शॉर्टकट से कर सकते हैं, बट इसके अंदर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो करनी पड़ेगी। बट यहाँ से भी अगर आपके पास ऑप्शन होते हैं तो कैलकुलेशन करके आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो एक टॉपिक आ रहा है वो है बेलन का स्पर्श समतल, टेंजेंट प्लेन ए सिलेंडर, टेंजेंट प्लेन टू ए सिलेंडर। तो अगर आपके पास सिलेंडर की समीकरण है, अगर आपके पास सिलेंडर एस बराबर 0 कोई भी एक सिलेंडर की समतल है तो टी बराबर 0 क्या हो जाएगा, उसका स्पर्श समतल। बस आपको तो ये ध्यान रखना है। 2D के अंदर अगर आपसे पूछा जाए किसी भी कोनिक की समीकरण दे रखी है, किसी भी कर्व है 2D में, उसकी अगर आपसे किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा पूछता है, वो बिंदु कहां पर होना चाहिए, उस कर्व के ऊपर होना चाहिए, तो डायरेक्ट टी बराबर 0 लिखना है। 3D में अगर आपसे कोई कर्व है और कर्व के किसी बिंदु P पर एट P और P आपके पास इसके ऊपर है, तो आपसे स्पर्श समतल पूछता है, तो सीधा सा ध्यान रखना टी बराबर 0। और टी मैंने आपको बता रहा एक्सप्रेशन एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स को किस प्रकार हमें रिप्लेस करना है, तो वहां से आपके पास क्या आ जाएगी, उसे टेंजेंट प्लेन की जो समीकरण है वो मिल जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन के माध्यम से इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझते, बट क्वेश्चन है नहीं, कोई नहीं, आगे देखेंगे क्वेश्चन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास एनवलोपी बेलन, एनवलोपी सिलेंडर क्या होता है आपके पास, या इसको दूसरा नाम एक और भी नाम देते हैं क्या है, पृष्ठ सांकवज या गोले। पृष्ठ आपके पास क्या होगा, या तो कोनिकोइड होगा या कोई न कोई आपके पास गोला होगा, उसी के ऊपर आपको एनवलोपी बेलन की समीकरण निकालनी है। पर दी गई रेखा के समांतर स्पर्श रेखाओं का बिंदु पथ एनवलोपी बेलन कहलाता है। यानी अगर आपके पास ये गोला है, कोई रेखा गिवन है, इस रेखा के समांतर एक रेखा दी गई होगी, उसके समांतर स्पर्श रेखा, तो इस गोले पे इस रेखा के समांतर अगर हम वो खींचेंगे, क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो आपके पास जो आकृति बनेगी वो आकृति क्या बनेगी, एक बेलन बनेगी। आप देख सकते हो फुटबॉल है, या आपके पास कोई फुटबॉल है, तो इसके एक रेखा है, उसके समांतर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो जो आपके पास एक बेलन बनेगा, उस बेलन को हम क्या बोलते हैं, एनवलोपी बेलन बोलते हैं। अगर कोई बिंदु है और वहां से अगर हम स्पर्श रेखा खींचते तो वहां से जो मिलता वो आपके पास है एनवलोपी कोन मिलता, यहां से बेलन मिलेगा। परिभाषा क्या हो जाएगी, देखो इंग्लिश में, द एनवलोपी सिलेंडर इज लोकस ऑफ टेंजेंट टू ए सरफेस, सरफेस यानी पृष्ठ है जो आपके पास कोनिकोइड या गोला है, उसके ऊपर स्पर्श रेखाओं का, टेंजेंट्स यानी क्या है, स्पर्श रेखाओं का बिंदु पथ है, विच आर पैरेलल टू ए गिवन लाइन, एक रेखा गिवन होगी आपके पास उसके समांतर। और इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम ऐसे बोल सकते हैं, द एनवलोपी सिलेंडर इज ए सिलेंडर whose generator touch a given surface and are directed a given direction, जो आपके पास कोई दिशा रेखा गिवन है उसकी दिशा में उसकी डायरेक्शन होगी। तो आप देखो क्वेश्चन से थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी रेखा गिवन होगी और एक आपके पास जो पृष्ठ कोनिकोइड या गोला गिवन होगा, तो ये आपके पास कोनिकोइड है ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर 1, और एनवलोपी बेलन का समीकरण जिसकी जनक रेखा आपके पास क्या है, x अपॉन एल बराबर y अपॉन एम बराबर z अपॉन y के समांतर, ये रेखा इसके समांतर, यानी रेखा गिवन है, पृष्ठ गिवन है, फिर आपको निकालना है किसकी समीकरण, एनवलोपी बेलन की समीकरण। तो अगर आपने शंकु में पढ़ा था तो वहां पर हमने क्या बताया था, S1 बराबर टी स्क्वायर फॉर शंकु। यहां पर आपको एनवलोपी बेलन की जो समीकरण है उसके लिए ध्यान रखना है, S1 स्टार बराबर टी स्टार का होल स्क्वायर, जहां पर स्टार का क्या मतलब, S तो आपके पास जो गिवन है, यहां पर इसके लिए मैं बात करूं S, तो आपके पास S का मान आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस 1। S1 आपके पास कितना आ जाएगा, S1 आपके पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर तो बिंदु नहीं है, तो हमें क्या लेना है, इस रेखा के दिक
अनुपात लेने हैं, ये LMN है भाई, यहाँ पर ये LMN कर लेना। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, AL स्क्वायर, x की जगह L रिप्लेस करना है, AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात एक ही है कि कांस्टेंट नहीं आएगा, जबकि हम शंकु में S1 लिखते हैं ना, S1 में आपके पास पूरा एक्सप्रेशन आता है, जबकि S1 स्टार में जो कांस्टेंट है वो नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। S1 स्टार और T स्टार में आपके पास वापस क्या आ जाएगा, x1 x1 तो LX प्लस BY1 MY प्लस CZ1 CNZ। यहाँ पर भी आपके पास क्या नहीं आएगा, कांस्टेंट नहीं आएगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इस समीकरण में जब मान रखेंगे तो आप मुझे जल्दी से सोल्व करके बताओ भी कितना आएगा, AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर -1 AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर बराबर ALX BMY प्लस CNZ का होल स्क्वायर आएगा। अब इसको आपको सोल्व करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, उस एनवालोपी बेलन की जो समीकरण है वो मिल जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके पास एनवालोपी बेलन की समीकरण। बताओ भाई समझ में आया क्या, कोई डाउट हो तो किसी प्रकार का, बस ध्यान रखना है बेलन में S1 स्टार बराबर T स्टार आएगा, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, बाकी कोई ज्यादा इसमें समस्या वाली बात है नहीं। ठीक है ना, ये आप जानते हो, हमने देखा था शॉर्टकट मेथड, तो वहां पर भी हमने LMN लिए थे, जबकि शंकु में अल्फा बीटा गामा बिंदु के निर्देशांक थे, जबकि LMN है जो आपके पास जनक है या जो उसकी एक्सिस है उसके दिक् अनुपात है। तो LMN लेते हैं तो वहां पर भी हमने क्या लिखा था, n सिंपल ही लिखा था, वहां अगर कांस्टेंट है तो उसके साथ n माइनस जेड स्क्वायर नहीं किया था। तो वैसे आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना दिमाग में कि S1 स्टार बराबर T स्टार, स्टार है तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है वो नहीं आएंगी, कांस्टेंट टर्म है वो नहीं आएंगी, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन जो पूछा गया है, तो आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज बेलन का या 3D का भी लास्ट क्वेश्चन है। द एनवलोपी सिलेंडर टू द सरफेस AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर बराबर 1 विद जनरेटर परपेंडिकुलर टू Z एक्सिस मीट द प्लेन Z बराबर 0। ये आपके पास क्या है, विद द जनरेटर परपेंडिकुलर टू Z एक्सिस मीट द प्लेन Z बराबर 0। पृष्ठ के एनवलोपी बेलन जिनके जनक x के लंबवत है, z अक्ष के लंबवत है, z अक्ष के तो लंबवत है, ठीक है, और समतल z बराबर 0 पर मिलते हैं, z बराबर 0 पे मिलते हैं, तो आपको बताना है कि वो एनवलोपी सिलेंडर ऑफ सरफेस विद जनरेटर। हाँ, तो क्या बनेगा वो आपको बताना भैया। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखो इसको। क्या आपके पास गिवन है, एनवलोपी सिलेंडर टू द सरफेस, इसके ऊपर जनरेटर परपेंडिकुलर टू जेड एक्स के परपेंडिकुलर है, जनरेटर है वो जेड एक्स के परपेंडिकुलर है, मीट द प्लेन जेड बराबर 0। जेड बराबर 0 का मतलब क्या है, एक्स वाई प्लेन में बात कर रहा है। तो बताओ भी क्या होगा, ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है भाई, बोलो कैसे करोगे। एनवलोपी सिलेंडर, एनवलोपी सिलेंडर के लिए हमें क्या चाहिए, पृष्ठ चाहिए, और हमें क्या चाहिए, एक रेखा चाहिए, एक रेखा चाहिए जिसके समांतर होनी चाहिए। विद जनरेटर परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस मीट द प्लेन जेड बराबर 0, एक्स वाई प्लेन पे मीट करते हैं, तो बताओ क्या बनेगा। परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के लंबवत, जेड एक्सिस के लंबवत हैं, तो जेड एक्सिस के लंबवत कोई रेखा है, उसके दिग अनुपात किस टाइप के होंगे वो देखना है, और मीट द प्लेन जेड बराबर 0 पर,
तो ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। 1 बता रहे हैं कृष्णा शर्मा। पैराबोला, पैराबोला कैसे होगा बेटा भाई बताओ। ये आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं, एक क्वेश्चन आप आराम से सोचना। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, आपको सोचना है थोड़ा सा रिलैक्स माइंड से कि क्या किया जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो आपको आंसर है वो ग्रुप के अंदर ही भेजना है। देखते हैं ये क्वेश्चन कितने साथी हैं वो कर पाते हैं। थोड़ा सा सोचने का ढंग है, थोड़ा सा अगर एक चीज वो आपके दिमाग में क्लिक हो गई है तो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ चुका है पहले किसी एग्जाम में, तो पूरी संभावना है कि आपके भी रिपीट हो सकता है। अक्षय नागर थर्ड बता रहे हैं, कोई फर्स्ट बता रहा है, कोई नहीं, एक बार आपको करना है, नहीं आएगा तो फिर मैं आपको करके ग्रुप के अंदर ही भेज दूंगा, या हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बट नेक्स्ट क्लास, अब देखो भाई नेक्स्ट आगे का शेड्यूल देखो। एक बार सभी कॉपी पेन छोड़ दो, कैलकुलेशन छोड़ दो, भी सामने देखो बोर्ड पर एक बार। तो 3D है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 3D फर्स्ट और सेकंड यानी 11th-12th वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है और BSc वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया है। और मुझे नहीं लग रहा है कि अब 3D में इसके अलावा कोई कंसेप्ट तो कोई बचा ही नहीं है। और क्वेश्चन भी अगर आपको जितने बताए हैं ये कंसेप्ट अच्छे से कर लिए हैं तो क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट पे आपको मिलेगा, इधर उधर से जाने की संभावना न के बराबर। अब आपका एक ही काम है, इनको अच्छे से कर लो और इससे संबंधित जो भी आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं वो कर लो, क्योंकि कंसेप्ट तो सेम ही मिलेंगे बट क्वेश्चन अगर हमारा हाथ से निकाला हुआ है तो वो क्वेश्चन हमें एग्जाम में करते समय टाइम कम लगेगा। हालांकि मैंने यहाँ पर BSc वाली 3D में क्वेश्चन है वो लगभग सभी डाले हैं, सभी कंसेप्ट, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डालने का प्रयास किया है ताकि आपको मेहनत कम करनी पड़े। और कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, वो क्वेश्चन और जो यहाँ पर करवाएं ये क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी वापस मिल जाएंगे, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है वो और अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ करवा देते फिर टेस्ट में क्या डालते, तो कुछ क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिल जाएंगे। बट फिर भी आपको एक बार अपने हाथ से प्रत्येक क्वेश्चन को निकाल लेना है। BSc और MSc वाले क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत कम है और आपका निकाले हुआ है तो आपके उस समय याद भी रह जाता है कई बार तो कि इसका आंसर है वो क्या आएगा। याद करना नहीं है, बट जो कुछ स्टैंडर्ड मैंने बताए थे उनको छोड़ करके आपको याद नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक है वो मुझे लग रहा कि इस महीने में क्लासें हैं वो थोड़ी सी कम ली जाएंगी। 1 मिनट रुकना भाई, मैं थोड़ा सा नेक्स्ट अपना जो क्या शेड्यूल है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ।